शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? ये तो पूछ नहीं रहे हो मैम एक काम करो थोड़ा पानी वानी पिया हो, आप एकदम भाग भाग के क्लास ले रहे हो, ये नहीं, ना ना ना, आपने हंसना है मेरे ऊपर, नालायक बच्चे। चलिए लेक्चर नंबर 2 रहेगा, और कल वाली पीपीटी तो मैंने निकाली नहीं क्योंकि मैं फिर थी जल्दी जल्दी में, अभी कुछ कर नहीं पा रही थी, तो मैं अब आपको जो है यहाँ से कंटिन्यू करा देती हूँ आज, ठीक है। कहाँ तक हो गया था वो एक बार देख लेते हैं। रिलीजन और एक्टिविटीज तक हो गया था, यहां से हम शुरू कर रहे थे, राइट? यहीं से शुरू होगी ना, एक बार यस और नो लिख दो, हंस लो तुम पहले, नालायको हंस लो तुम पहले, और हंस लो। मैम स्प्राइट पी लो, नहीं है मेरे पास, ना कोल्ड ड्रिंक है ना स्प्राइट है ना कुछ है, अभी बस मैं एक ठंडा एक गिलास पानी पीऊंगी, वो भी थोड़ा पढ़ा दूं उसके बाद, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, तुम लोग का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, है ना। मेरी वजह से आधा घंटा वैसे ही पोस्टपोन कर दिया हमने। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बता दो हम सही जगह से शुरू कर रहे हैं। लैंग्वेज ऐसे नाजुक पापा की परी टाइप से नहीं हूं मैं, ऑलराइट ठीक है। अब हम लोग आज डायलेक्ट की बात करेंगे। इस डायलेक्ट के बारे में कल मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर भाषा को, लैंग्वेज को कहते हैं भाषा, अगर लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा, तो डायलेक्ट को कहेंगे, तो फिर डायलेक्ट को कहेंगे बोली। तो बोली और भाषा में डिफरेंट है, बोली तो घाट घाट पर बदलती रहती है, भाषा एक ही होती है पर बोली घाट घाट पर बदलती है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देयर इज क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट, अरे हम पढ़ चुके थे। देयर इज क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सेक्शंस टू मॉडर्न इंग्लिश इन मैटर्स ऑफ साउंड, वोकेबलरी, ग्रामर एंड स्पेलिंग। पढ़ाया था ना मैंने कल आपको ये, इन चीजों में 3 डिफरेंट एंग्लो सेक्शन ट्राइब्स 3 जगह जगह पे इन्वॉल्व हुई थी, और इसी वजह से अलग अलग टाइप की वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। यहां तक हो चुका था। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, देखो जहां जहां ओई लिखा होगा ये लिखा हुआ है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के टेक्स्ट को पढ़ना, टेक्स्ट में क्या क्या, मान लो किसी ने कोई स्टोरी लिखी हो, मान लो किसी ने कोई पोयम लिखी हो, इनको पढ़ना आसान नहीं है, ये बता रहे हैं, ठीक है। It is very very difficult to read the text of this language because ये जो लैंग्वेज है बहुत पुराना कंटेंट यहाँ पर है, मतलब बहुत ही पुराने तरीके के सिलेबल, पुराने तरीके के अल्फाबेट्स हैं। The language looks different because it is alien spellings। इसकी जो स्पेलिंग्स है वो एलियन है। एलियन का मतलब क्या होता है? अनफेमिलियर। कहीं पे लिख रहा होगा, यहीं पर ही देखो, ये वैसे यहाँ ये लिख रहा है अनफेमिलियर, इसी को एलियन कहते हैं। एलियन जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं, हम सबकी नाक यहाँ पर है, आंखें यहाँ पर है, कान यहाँ पर है ना, सब कुछ फिजिकल अपीयरेंस सबको सबकी पता है, कोई ऐसा नहीं होगा कि अलग होगा। लेकिन किसी और प्लेनेट का कोई और बंदा आके जिसकी नाक हुई यहाँ पर और आंखें 2 हुई यहाँ पर, तो हमारे लिए वो क्या हो गया? एलियन हो गया, अनफेमिलियर। हम कहेंगे भाई हम तेरे को नहीं जानते। तो कुछ ऐसी स्पेलिंग्स उस समय पर यूज हुआ करती थी जो हम नहीं जानते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो पहली पोयम है आपकी बुक की, आपने वो सुनिए, क्या है? मच, वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब वहां पे गो की स्पेलिंग क्या है, कौन बताएगा? चलो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गो? दैट डजंट मीन कि वो ओल्ड इंग्लिश है, नहीं, वो ओल्ड इंग्लिश नहीं है, वो मॉडर्न इंग्लिश ही है। लेकिन ये उस समय की मॉडर्न इंग्लिश है जो 15वीं शताब्दी में यूज की जाती थी, जब जॉन डन लिखा करते थे, उन्होंने इस स्पेलिंग को यूज किया है। आज के समय में वो भी गायब हो गई है ना। तो मॉडर्न इंग्लिश में भी चेंजेस बहुत ज्यादा बाद में आए थे, वो ओल्ड इंग्लिश नहीं है। ओल्ड तो ऐसी है कि तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो वहां गो की स्पेलिंग क्या थी? GOE। तो ये जो स्पेलिंग है हमारे लिए एलियन स्पेलिंग है, हमें समझ में नहीं आ रही वो स्पेलिंग। हम कहते हैं यार ये मैडम मिस्टेक है क्या? इनफैक्ट हमारे जो FC है, मतलब जो हमारा बैचेस लगाते हैं, उन्होंने मुझे अभी कॉल किया जिस दिन मेरी क्लास थी कि मैम ये थंबनेल पे नाम गलत है क्या? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं मैम ये नाम बिल्कुल ठीक है, ये एक्चुअली राइटर ने यही स्पेलिंग प्रेफर किया लिखने के लिए। इसको पोइटिक लाइसेंस कहते हैं, मतलब जो मन करे वो लिखो। पोइट के पास ये लाइसेंस होता है, तुम्हारे पास नहीं होता कि पेपर में हम स्पेलिंग कुछ भी लिखाएं, तुम्हारे पास वो लाइसेंस नहीं होता। वो पोइट्स या राइटर्स के पास लाइसेंस होता है, पोइटिक लाइसेंस इसको बोलते हैं, जो वो चाहे स्पेलिंग ग्रामर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी जो स्पेलिंग्स है वो थोड़ी एलियन होती है, इसकी जो वोकेबलरी है वो अनफेमिलियर होती है, हम पहचान भी नहीं पाते कौन सी वोकैब उन लोगों ने अपनी पोयम में यूज की। जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूवुल्फ नाम की एक महाकाव्य एपिक पोयम है, उसमें इस तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। अल्फाबेट्स के बनाने का तरीका भी अलग है, डिजाइन भी अलग है, एंड अ टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। हमारा यहाँ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते हैं ना।
सारी सेंटेंसेस, इनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही अलग थे, कुछ और ही अलग तरीके से लिखा जाता था, मे बी शायद वर्ब को आगे लिखते थे, सब्जेक्ट को पीछे लिखते थे, ऐसे लिखा जाता था। सो द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे। तो ओल्ड इंग्लिश की जो राइटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल अलग थी उस इंग्लिश से जो आज हम बोल रहे हैं। अब यहां तक आपको सब समझ में आया कि नहीं? एक बार सीसी लिखिए चैट सेक्शन में, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यस, वैसे भी ये कंप्लीट भी करना है हमें, है ना? चलिए, यस मैम, शगुप्ता समझ आ गया? सीसी लिखो एक बार फटाफट से। व्हेन द एंग्लो सेक्शन केम टू इंग्लैंड दे यूज्ड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग व्हिच वाज इन यूज ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ये लोग जहां से आए थे वहां पर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में एक इंग्लिश राइटिंग का सिस्टम फॉलो होता था। एंग्लो सेक्शंस जब इंग्लैंड में आए, ब्रिटेन में आए, तो इन्होंने क्या किया? वही वाला राइटिंग सिस्टम यहाँ लेकर आए और यहाँ पे फुल फ्लेज्ड इंग्लिश शुरू कर दी। सबने कहा भाई अब यहाँ पे हम इसी तरीके से इंग्लिश बोला करेंगे। प्रेजेंट डे में इसको अगर देखेंगे तो जर्मनी एंड स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस के जैसा बताया जाता है। तो आज के समय में जर्मनी नाम की कोई लैंग्वेज और स्कैंडिनेवियन नाम की कोई लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो ओल्ड इंग्लिश से काफी मिलती जुलती है। तो अगर एमसीक्यू आए कि ओल्ड इंग्लिश आज के किस लैंग्वेज से मिलती जुलती है, तो आप कहेंगे जर्मनी एंड स्कैंडिनेवियन। सीसी, ओल्ड इंग्लिश की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो किस लैंग्वेज से मिलती है आज के समय में? अगर हम देखें तो हम बोलेंगे जर्मनी एंड स्कैंडिनेवियन जैसी। दिस राइटिंग सिस्टम यूज्ड र्यूनिक अल्फाबेट। देखो, हम रोमन अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ध्यान देना। ये एक नए तरीके का अल्फाबेट सीख रहे हो आप, सिखाएंगे नहीं बस बताएंगे। तो अगर आता है कि उस समय पर कौन से अल्फाबेट यूज किए जाते थे, दिस इज र्यूनिक। हम रोमन अल्फाबेट्स सीखे हैं क्योंकि रोमन्स थे उस समय पर, तो उनके नाम पर अल्फाबेट्स बने थे, ठीक है? र्यूनिक अल्फाबेट्स कहते हैं इन्हें। एंड द र्यूनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस। तो इनकी जो लैंग्वेज थी ना, जो स्पेलिंग्स या बनाने का तरीका था ABCD, वो ऐसे था, शार्प स्ट्रेट लाइंस, ऐसे ऐसे लिखते थे ये लोग, इस टाइप से, ऐसे 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 कुछ ऐसे करके कुछ राइटिंग हुआ करती होगी जिसमें स्ट्रेट लाइंस और शार्प लाइंस हुआ करती थी। अब जैसे आपने ऐसी कोई लैंग्वेज देखी होगी, वो लैंग्वेज देखी, पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज होती है, आप कभी देखना, ऐसे ऐसे बने होते हैं उस पर निशान, बस बड़ा अजीब सा लगता है उनको देख के कि ये क्या लिख रहा है। देखा है आपने ऐसा लैंग्वेज कहीं पे देखा होगा, है ना? तो ये क्या है? शार्प स्ट्रेट लाइंस ही तो है, एक दो कर्व है। ये भी राइटिंग है, ये भी कहीं के अल्फाबेट्स है, तभी वो बोलते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिख दी मैंने, बट ये थी, ये भी लैंग्वेज है। आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हो, अगर आप व्हाट्सएप पे लैंग्वेज चेंज करोगे तो आप उसको वहां भी देख सकते हो। बच्चों मुझे एक सेकंड दे दो, मैं बस पानी पी लूं, है ना? तब तक आप ये पैराग्राफ पढ़ो जरा बच्चों। स्वॉर्ड, शार्प स्ट्रेट, चलो 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 चलो, ठीक है, चलिए। सो र्यूनिक अल्फाबेट्स हुआ करते थे। र्यूनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस। तो यहां से भी एमसीक्यू आता है कि र्यूनिक कैरेक्टर्स जो है वो किस तरीके की बनावट होती है, तो आप बोलेंगे शार्प स्ट्रेट लाइंस होती है विदाउट कर्व्स। इनके अंदर कोई कर्व नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है, आता है शॉर्ट में भी आता है कि र्यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में कुछ विशेषता बताइए, तो आप बोलेंगे कि वो शार्प स्ट्रेट लाइन से बनते थे और उनमें कोई कर्व्स नहीं होते थे। मैनी ऑफ दीज लेटर्स आर फाउंड ऑन वेपन्स। और आज के मतलब उस समय पर जो वेपन्स बनाए जाते थे ना, उनमें ये वाले लेटर्स दिखाई देते थे, सच एज एरो, एक्सिस, नाइफ, हैंडल, स्वॉर्ड। इनके अंदर ऐसे वेपन बनाए हुए, आई मीन ऐसे कैरेक्टर्स बने हुए दिखाई दे जाते हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? बात किसकी कर रहे हैं? ओल्ड इंग्लिश आज के समय में किस लैंग्वेज से मिलती है? तो पुरानी ओल्ड इंग्लिश आज के समय में जर्मनी, स्कैंडिनेविया से मिलती है। इनके जो कैरेक्टर्स थे, जहां से ये शुरुआत हुई थी, अल्फाबेट, वो थे र्यूनिक। र्यूनिक कैरेक्टर्स की जो पहचान है वो कैसी है? शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स। क्लियर? मैंने आपको पूरी स्ट्रेट बता दी है, पूरी लाइन, ठीक है? आगे बढ़े, यहां तक क्वेश्चंस आते हैं, इनसे ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको ये चीजें क्लियर कर रही हूँ। सब आर टू बी सीन इन मॉन्यूमेंट्स। कुछ मॉन्यूमेंट्स में दिखाई दे जाते हैं, कुछ ज्वेलरी में, जैसे कि क्रॉस। अभी देखो ये क्रॉस ना, ये किसी अल्फाबेट मतलब किसी सिंबल है वैसे तो, लेकिन कहीं पे होगा तो क्रॉस में, ज्वेलरी में यूज किया जाता है इसको। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैंग्वेज में कुछ अल्फाबेट होगा ही होगा, राइट? एंड कास्केट्स मेड ऑफ बोन्स, बोन्स के बने हुए कास्केट्स में मिल जाएगा। बट देयर मैसेजेस आर डिफिकल्ट टू ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है मैसेज निकालना। इनके मैसेजेस निकालना बड़ा आसान, बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब हम कह नहीं सकते कि क्या लिखा हुआ है, इसको दूसरी लैंग्वेज में, मतलब दूसरे शब्दों में डिकोड करना बोलते हैं, है ना? डिकोड करके बताओ क्या लिख रहा है। जैसे आपको कोई पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट दिख जाएंगी किसी भाषा की, और आपको फिर क्या करा जाएगा? आप हिस्टोरियंस और इन सबको बुलाएंगे और कहेंगे भैया डिकोड करो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो वो बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाबेट्स ढूंढ ढांड के, जो भी उन्हें नॉलेज है सारा सर्च कर आके उसको डिकोड करके आपको बताते कि यहाँ ये मैसेज लिखा हुआ है, इस शिलालेख पर ये मैसेज लिखा हुआ है,
है ना। तो यही काम इन लोगों का होता है, एज मोस्ट ऑफ देम जनरली सिंबॉलिक। और देखो मैंने आपको बताया ना, ये सिंबल है और इन्हीं सिंबल से ही अल्फाबेट्स बनते थे इनके, तो इनके ज्यादातर सिंबॉलिक अल्फाबेट्स थे जो उस समय पर यूज किए जाते थे। आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया है। अब मैं आप लोग के डाउट्स देख लेती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 4-9 वही वाली बात है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी थी तो आप आज कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कर रही हूँ भाई। आप देखो थोड़ी सी हिस्ट्री आएगी इसमें, ध्यान से समझेंगे। आफ्टर द 6th सेंचुरी, छठी शताब्दी के बाद, 6th सेंचुरी का मतलब होता है 600 लिखा होगा कहीं ना कहीं पर, 600 AD, और हम 455 AD के आसपास थे, 499 AD के आसपास थे जब एंग्लो सेक्शंस आए थे। और ये कब तक रहेंगे? 499 से लेके 1066 तक रहेंगे। तो ये 600 के आसपास की कोई बात चल रही है। इससे क्या होता है ना, टाइमलाइन हमें पता चलती है तो हम चीजों को समझ पाते हैं कब की बात चल रही है। 6th सेंचुरी मतलब 600, मतलब कि एंग्लो सेक्शन है धरती पर। नहीं 449 नहीं था, 445 सॉरी 4, अरे कितना था, 450 को कैसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे, ये था 449। मैंने पहले क्या 499 लिखा था ना, ये लिखेंगे, ये सही है। हाँ देखो सही, तुमने भी सही बता दिया, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि मैं 450 से एक कम कर रही हूँ तो 449 और 166 तक, ठीक, तो 1066 तक। तो ये जो टाइम लाइन चल रही है 600 की चल रही है। आप समझिए इसमें हुआ क्या। आफ्टर द 6th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट। आगे देखो भाई, हमारी जो इंग्लिश आज के समय में हम बोलते हैं ना, यहां से हुआ क्या, देखो बहुत अच्छी लाइन है। आपको कोई पूछे ना इंग्लिश कब हुई शुरू, तो अब आप बता सकते हो, आपको पता है सब कुछ, कि ये बोल रहे हैं कि 6th सेंचुरी के आसपास की बात है। भारत में तो हिंदुइज्म चल रहा था और तो कुछ था ही नहीं, लेकिन बाहर की कंट्रीज में, वेस्ट में क्रिश्चियनिटी फल फूल रही थी। और क्रिश्चियनिटी में रोमन स्क्रिप्ट्स को यूज किया जाता था, क्योंकि रोमन्स थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी शुरू करी, तो हर जगह उन्होंने अपने रोमन स्क्रिप्ट फैला रखी थी, है ना, जिसको हम लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट रोमन की थी। तो रोमन स्क्रिप्ट हर जगह चल रही थी। As this was the writing of the Latin religious text। तो देखो एक क्वेश्चन आता है, बड़ी बड़ी मतलब क्लासेस में आता है, एमफिल वगैरह में, कि कौन सी दो लैंग्वेजेस है जिनकी जो रोमन स्क्रिप्ट है वो सेम ही है, अल्फाबेट सेम ही है। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी रोम से आए हैं, रोमन स्क्रिप्ट से आए हैं, और लैटिन के अल्फाबेट्स भी रोमन स्क्रिप्ट से ही आए हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस के जहां ABCD यूज होती है, तो समझ लो वहां के जो अल्फाबेट्स हैं वो रोमन से ही आए, जैसे कि जर्मनी, फ्रेंच, ये सारे लैंग्वेज, जर्मन, ये सारे लैंग्वेजेस में ABCD होते हैं ना, ये सारे रोमन अल्फाबेट से ही आए, रोमन स्क्रिप्ट से ही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर लैटिन यूज की जाती थी रोमन्स के द्वारा। सो द रोमन अल्फाबेट अडॉप्टेड बाय एंग्लो सेक्शन पास थ्रू सम वेरिएंट्स बिफोर इट रीच्ड इट्स प्रेजेंट शेप ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। तो एंग्लो सेक्शंस ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई साहब दिखाना जरा आपके अल्फाबेट्स दिखाना, इन्होंने दिखा दिए। तो इनमें ही क्या करा, इन्होंने कुछ चेंजेस करे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, अल्फाबेट्स को अडॉप्ट करने से पहले, मतलब अपनाने से पहले एंग्लो सेक्शंस ने क्या किया, कुछ वेरिएशंस किए। वेरिएशन क्या होता है, बदलाव। वेरिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। उन्होंने कुछ बदलाव किए और उसके बाद ये आज की मॉडर्न इंग्लिश जो हम बोलते हैं वही वाले 26 अल्फाबेट्स बन गए। कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास में, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26। हमेशा नहीं थे 26, जब असली के रोमन स्क्रिप्ट से जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स बने थे वो अलग नंबर के होते थे। अब 26 हमारे पास में, जिसमें से 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 हमारे वाउल्स होते हैं। कौन से वाउल्स होते हैं जरा लिखो तो चैट सेक्शन में। द ओल्ड सेक्शन फॉर्म्स वर सप्रेस्ड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स एंड सम न्यू लेटर्स वर एडेड टू द अल्फाबेट। तो उस समय क्या हुआ, जो ओल्ड सेक्शन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश हुआ करती थी, जो इस समय पे बोली जाती थी, उसको रोका गया फ्रेंच कैरेक्टर्स ने। कुछ फ्रेंच अल्फाबेट्स भी, कैरेक्टर्स भी यहां पर ऐड किए गए, ठीक है। एंड सम न्यू लेटर्स वर अडेप्टेड टू द अल्फाबेट्स, और अपनी तरफ से भी कुछ नए लेटर ऐड किए गए। कुछ नहीं थे वो हटा दिए, कुछ हटा दिए, कुछ जोड़ दिए, कुछ नए ऐड कर दिए, ऐसे ऐसे कर करके नए नए बनाए गए। सच एज Q, W, बड़ा छोटा दोनों लिख रहे हैं, स्मॉल केस, ब्लॉक केस, J, ये बाद में आए हैं। कब, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ AD 1066। 1066 की नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कल सिखाई थी,
और जब ये सिखाई थी तो कल मैंने आपको बताया था विलियम द कॉन्करर फ्रेंच से यहाँ आए थे और अपने साथ फ्रेंच के शब्द भी लाए थे और उसी समय पर फ्रेंच के कुछ लेटर्स को जैसे कि QWJ को रोमन अल्फाबेट्स में यूज किया गया। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है अगर आप पहली बार इस चीज को समझें कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ जो हम यूज किया करते हैं वो हमेशा ऐसे थे ही नहीं, अल्फाबेट्स के अंदर QJW था ही नहीं, तो कैसे बोलते होंगे ये? हो सकता है क्यू की जगह के लगा लेते हो, डब्ल्यू की जगह वी लगा लेते हो, जरूरत ही नहीं है, जे की जगह जी लगा लेते हो या जी लगा लेते हो, ऐसा कुछ होता होगा। फिर इन्हें रियलाइज हुआ भैया जा अलग है और जा अलग है, तो इन्होंने दो अलग अलग लेटर्स बना दिए। समझ रहे हो? तो ये फ्रेंच लेटर्स हैं जो बाद में जोड़े गए थे 1066 के बाद। सीसी लिखे, एक बार बात समझ में आ रही है तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप ये पढ़ते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। कम से कम जान तो लो, ही याद नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, जानना तो चाहिए ना लैंग्वेज के बारे में। सेकेंडली जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है जिनसे MCQ आ रहे हैं मैं सीधे सीधे लिख देती हूँ, वो तो याद कर ही लो, वो तो याद कर ही लो, वो मत छोड़ना। ठीक है, वेरी गुड तनुजा, वेरी गुड सिया, बहुत बढ़िया। ओके मैम, शगुफ्ता, खुशी, अरविंद, ओके बहुत बढ़िया, सोनी, सृष्टि, राजा बाबू, सूरज, मोनू लिखे हुए। लैटिन इन्फ्लुएंस प्रभावित किया है या कौन कौन सी कम्युनिटी ने हमें प्रभावित किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड दे दो जरा, देख लूं कौन कौन सी इस पे मैंने लिखे हुए। लैटिन इन्फ्लुएंस, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, और जी आपका ओल्ड इंग्लिश की लिटरेचर क्या थी, और इसके बाद में बस फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, हो जाएगा, आज मैं वही देख रही हूँ आज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए चलिए, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश is the story of repeated instructions of foreign elements into the English vocabulary। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो चैप्टर का आपकी बुक का नाम है बेटा, ये जो है ना आपकी बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। कल आप मुझसे पूछ रहे थे ना मैडम कहाँ है हमारी बुक कहाँ है, तो यही नाम है उसका, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो लिखा हुआ है कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इंग्लिश में, कौन कौन से फॉरेन एलिमेंट्स यूज हुए हैं इंग्लिश की वोकेबलरी में। अब यहाँ पे लैटिन यूज, स्कैंडिनेवियन यूज सिखाया जाएगा आपको अभी, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। लैटिन से कौन कौन से शब्द आए हैं बताओ, स्कैंडिनेवियन से कौन कौन से शब्द आए हैं बताओ, फ्रेंच से कौन कौन से, ये बताया पूछा जाएगा आपसे, तो आप ये बता देना। ठीक है, मैं भी आपको पढ़ा देती हूँ। Into the English vocabulary from the earliest time the country had been subjected to successive aggression for फॉरेन इन्वेटर्स सच एज रोमन्स, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियंस। तो कहा जा रहा है कि ब्रिटेन पर शुरू से ही आक्रमण किया जा रहा था, किस किस से, अग्रेसिव फॉरेन, देखो अग्रेसिव फॉरेन इन्वेडर्स, इन्वेडर कौन होते हैं, आक्रमणकारी, कल बताया था। कहाँ के आए थे, कोई लोग रोम के थे जो लैटिन बोलते थे तो इंग्लिश में लैटिन घुस गई, कोई लोग फ्रेंच के थे जो फ्रेंच बोलते थे फ्रांस के, तो लैटिन में इंग्लिश में फ्रेंच घुस गई। कुछ स्कैंडिनेविया से आए थे तो ये लोग अपनी स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोलते थे, तो कुछ इंग्लिश में स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज घुस गई। ठीक है, जहां से लोग, जैसे हमारी हिंदी में इंग्लिश घुस गई है ना, इंग्लिश में हिंदी घुस गई। ऐसे ही होता है जब दूसरे लोगों के ऊपर आप जो है आक्रमण करें या हावी हो जाए, उनके यहाँ रहने लगे। Earlier they brought their own languages but later bestowed on English a fair share of their vocabulary। bestowed का मतलब होता है देना, give, प्रदान करना, गिफ्ट देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो उसको कहते हैं बेस्टो करना। तो कह रहे हैं कि पहले तो जब भी ये लोग आते थे तो पहले तो दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेज, पहले तो ये खुद की लैंग्वेज लाते थे और खुद की लैंग्वेज को बोलते थे, लेकिन बाद में जब जाते थे तो क्या करते थे, इंग्लिश को अपनी धरोहर, अपने शब्दों को देकर चले जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जब भारत में ब्रिटिशर्स आए, देखो उसको ऐसे समझो, भारत में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, जब वो आए तो जाने के बाद हमें क्या दो शब्द छोड़ गए ऐसे जो हम बोलते रहते हैं, कहते हैं ना अंग्रेज तो चले गए और क्या छोड़ गए। ऐसे ही ये लोग भी जब आते थे तो आते तो थे, लेकिन बाद में बहुत सारी वोकेबलरी छोड़कर चले जाते थे, और फिर इंग्लिश बड़ी दयालु, बड़ी हृदय खोलकर सबका स्वागत करती थी और कहती थी आ जाओ तुम भी हमारे में समा जाओ, तुम भी हमारे में समा जाओ। सारी लैंग्वेजेस के शब्दों को अपनी अपनी लैंग्वेज में ऐड करते थे। तो क्या बोलते हैं भाई, किसी ने बताया आंसर? नहीं। ब्रिटिशर्स के लिए कहते हैं कि अंग्रेज आए और सॉरी और थैंक यू छोड़ के चले गए, क्योंकि हम पहले नहीं बोलते थे सॉरी थैंक यू, कुछ और ही बोला जाता होगा। तो सॉरी तो बहुत ही फेमस है, देखो 2-4 बच्चों ने तो पकड़ ली बात, है ना। तो अंग्रेज आए और सॉरी छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो बिल्कुल ऐसे ये भी अपने अपने शब्द छोड़ जाते थे और इंग्लिश इन सबको एक्सेप्ट कर लेती थी। सो इन द ओल्ड पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके पेपर में क्वार्टरली में ना आए तो आप मेरा नाम बदल के कह देना निधि मैम, अब आपको हम आज से निधि मैम नहीं क्यूटी पाई बुलाया करेंगे।
क्वेश्चन क्या आएगा, ओल्ड इंग्लिश पर सबसे ज्यादा प्रभाव किन 2 लैंग्वेजेस का है? आंसर मुझे चैट सेक्शन में चाहिए अभी के अभी। चलो जल्दी दो, ओल्ड इंग्लिश पर सबसे ज्यादा प्रभाव किन 2 लैंग्वेजेस का है? आंसर मुझे चैट सेक्शन में चाहिए अभी की अभी। क्या क्या बोलेंगे? लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। स्पेलिंग भी याद कर लेंगे, स्कैंडिनेवियन स्पेलिंग भी याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर स्पेलिंग हो सकता है कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने को आ गई तो तुम बोलोगे मैडम ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, ओके क्यूटी पाई, मतलब मान लिया कि क्वेश्चन आएगा स्कैंडिनेवियन, लिखो नाम, स्पेलिंग याद करो उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आता है, 101% आता है। अब हम लोग इसकी लैटिन इन्फ्लुएंस का बात करते हैं। ओल्ड इंग्लिश पर लैटिन इन्फ्लुएंस क्या है, फिर स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यही 2 मेजर है, और फिर ओल्ड लिटरेचर पढ़ेंगे कि क्या थी। चलिए, परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन। तो लैटिन ने इंग्लिश को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन। इंग्लिश में लैटिन के शब्द तो एंग्लो सैक्सन के आने से पहले ही से थे, क्योंकि एंग्लो सैक्सन से पहले इंग्लैंड में जब ये ब्रिटेन कहलाता था कौन रहते थे? रोमन एम्पायर। बताया था 40 एडी में आए थे और 449 तक रुके थे, उसके बाद एंग्लो सैक्सन आए हैं। तो जब लैटिन, रोमन रहते ही थे और रोम में लैटिन बोली जाती है, तो जाहिर सी बात है लैटिन इंग्लिश में ऑलरेडी थी। आई समझ में आप लोगों को? लैटिन इंग्लिश में ऑलरेडी थी। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली लैंग्वेज कौन सी है? एमसीक्यू आएगा। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली 2 लैंग्वेजेस कौन सी है? और खाली एक पूछी जाए तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा? लैटिन। ठीक है, लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन्स के आने से पहले से लैटिन इंग्लिश में थी। इन एंशिएंट टाइम लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज। और एक समय पर जैसे भारत में हम संस्कृत की बड़ी वाहवाही करते थे ना, एंशिएंट टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय, इस समय पर जब ये ड्रामे यहाँ चल रहे हैं, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, बहुत खतरनाक वाली। वो तो बाद में आके उन्होंने तोड़ दी, ये कौन सा वंश था, खिलजी विलजी लोगों ने, है ना। अदरवाइज तो यहाँ पर कहा जाता था कि वर्ल्ड की सबसे फेमस लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था बेटा। जो आज इंग्लिश को प्राप्त है वो इन समय पर लैटिन को प्राप्त था। ठीक है, क्योंकि रोमन एम्पायर हर जगह फैल रहा था, और क्रिश्चियनिटी फैल रही थी और रोमन एम्पायर। इसीलिए आपको पता है क्रिश्चियनिटी अगर आप देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ल्ड में अगर देखें तो रिलीजन है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो यूज करते हैं क्रिश्चियनिटी को। पूरा वेस्ट क्रिश्चियनिटी को ही यूज करता है ना। भारत में यहाँ आपको हिंदुइज्म देखने को मिलेगा, बाकी एशिया से बाहर निकले और आधी एशिया यहीं पे फैली हुई है। एशिया में बुद्धिज्म, मुस्लिम हम लोग ज्यादा हैं, है ना। अदरवाइज वेस्ट में आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिलता है धर्म, वो है क्रिश्चियनिटी। सो द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज which had come under Roman rule had become Romanized, like गॉलिश और फ्रेंच में वो कन्वर्ट हो गए थे। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेजेस ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज। अब यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? फ्रेंच, जर्मन, ऑस्ट्रिया, पता है ना आप लोग को। सो द लैंग्वेजेस ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज विच हैड कम अंडर रोमन रूल, जहां जहां रोमन्स गए वो सारे के सारे रोमनाइज्ड हो गए। रोमनाइज्ड होने का मतलब है क्रिश्चियन हो गए और इन्होंने लैटिन बोलना शुरू कर दिया था उस समय पर। ठीक है, समझ में आया? रोमनाइज्ड होने का मतलब है हमारे जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन हो जाएगा और लैंग्वेज जो हम यूज करेंगे वो लैटिन करेंगे। तो इन लोगों को गॉलिश बोला जाता था, तो गॉलिश बिकेम फ्रेंच, ऐसे इनको बोलते थे। However, this process of romanization was halted by the arrival of the Anglo-Saxon। लेकिन फिर एंट्री हुई पिक्चर में एंग्लो सैक्सन की। एंग्लो सैक्सन के आते ही पूरे ब्रिटिश पे, वेस्टर्न कंट्रीज पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया और जो रोमन एम्पायर था वो फैलने से रुक गया, हॉल्ट लग गया। हॉल्ट मतलब स्टॉप, रोमन एम्पायर पे स्टॉप लग गया और अब से एंग्लो सैक्सन्स की वाहवाही होने लगी। एंड द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, और उसके बाद रोमन एम्पायर का अंत भी हो गया। आप लोग क्लास 11th में ग्रामर ये पढ़ के आए होंगे, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, अच्छा हाँ सॉरी 12th में ही तो है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसने पढ़ा है? मैंने तो पढ़ाया है तो तुमने तो पढ़ाई होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 12th में हमने पढ़ा है ना। तो वहां पे गांधी जी कहते हैं कि नहीं कहते कि रोमन एम्पायर कहाँ है भाई, जो पूरी दुनिया को लैटिन सिखा रही थी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रही थी, रोमनाइज्ड बना रही थी। आज के समय में रोमन कहाँ है? एंग्लो सैक्सन्स के आने के बाद इनका
पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। देखो ओल्ड इंग्लिश से महात्मा गांधी की बात मैच हो गई कि नहीं हो गई? जब वहां पढ़ा होगा तो लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा है। देखो इंग्लिश से देखो आपने कितना अच्छे से उसको रिलेट करा। ये वही रोमन एम्पायर है जिसके लिए गांधी जी ने कहा है कि वो तो भैया खत्म हो चुकी है, इजिप्शियंस तो भैया खत्म हो चुके हैं, फेरोज तो भैया खत्म हो चुके हैं। ये वही रोमन थी। तो सोचो, एक देखो कहते ना समय बड़ा बलवान है। एक समय पर ये दुनिया पे राज कर रहे थे, हर किसी को क्रिश्चियन बना रहे थे और हर किसी को अपनी लैटिन लैंग्वेज सिखा रहे थे, और एक समय आया कि ये खत्म है ही नहीं रोमन एम्पायर आज के समय में। और आप ना कभी रोमन एम्पायर की ना गूगल पे पिक निकालना, व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर ऐसे उनके जो दरबार, जैसे हम लोग यहाँ पे दरबार में सिंहासन पहन के और थोड़े कलरफुल से है ना, ऐसा सोना वोना पहन के रहते हैं ना। आपने हमारे पुराने अगर कोई देखी होंगी ऐसे राजा महाराजाओं की पिक्चर्स, इनके यहाँ पे सफेद कपड़े पहने जाते थे और लंबे लंबे लोग थे सारे। और एथेंस में ऐसे रोमन एम्पायर में ऐसे एकदम अपने हाथों में कानून की किताबें लेके, आप देखना बड़ी प्यारी पिक्स लगती है रोमन एम्पायर की देखने में। तो ये थे अपने समय पे काफी अच्छे थे। मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स इन लैटिन रिलेटेड टू एरियाज इन विच द सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो जहां जहां रोमन्स की सुप्रीमेसी थी, सुप्रीमेसी क्या होता है भैया? इनका बड़ा चढ़ाकर, मतलब इनका प्रभाव था, इफेक्ट था, वहां से लैटिन वर्ड्स को हमने क्या किया, इंग्लिश में ले आए। कौन कौन से? मिलिट्री में, मिलिट्री लड़ाई दंगे, एग्रीकल्चर, ट्रेवल होगा ये बेटा, है ना, ट्रेवल और कॉमर्स। यहां से कुछ शब्दों को लेकर लैटिन से यहां लाया गया। सम एग्जांपल्स आर वॉल, लैटिन वॉलम शब्द से वॉल बना है बेटा। और आपने देखा होगा ना कई सारे शब्दों के लिए बताते हैं ये लैटिन से निकल कर आया, ग्रीक से निकल आया, क्योंकि ये पुरानी सभ्यताएं रही हैं। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ग्रीक सभ्यता और लैटिन सभ्यता से निकल कर आए हैं। तो वॉलम से बना वॉल, ठीक है। टाइल, टक्यूला से बना टाइल, मीलिया पासम से बना माइल, और भी डेरिवेबल्स हैं, मतलब और भी बहुत सारे हमारे पास में डेरिवेटिव्स हैं, मतलब शब्द हैं जो निकाले गए थे। ये याद नहीं करना सॉरी, ये नहीं पूछा जाता कि लैटिन में कौन से शब्द आए हैं, ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? देन टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी, अब क्या हुआ? 600 के आसपास क्रिश्चियनिटी, अभी हमने देखना, अगर आया तो रिवाइज कर लेंगे एक बार और। About AD 600, Christianity began to spread in England together with the rise of literacy. अब क्या हुआ? 600 के आसपास क्रिश्चियनिटी, अभी हमने 6th सेंचुरी पढ़ा था ना, वही वाली है ये। 600 के आसपास क्रिश्चियनिटी राइज होने लगी, लिटरेसी बढ़ गई। लिटरेसी माने लोगों को दिमाग आया भैया हम सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है, जो कोर्ट में काम करते हैं वही पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो सबने लिटरेसी शुरू करी, लिटरेसी शुरू करी तो क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी आई तो सब लोगों ने पढ़ाई शुरू करी। द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट में, अभी बताऊंगी कौन कौन से डायलेक्ट हैं, आगे आएंगे। एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस, वर्ड ग्लॉस मतलब वर्ड की ग्लॉसरी बनाई, मतलब कि वर्ड मीनिंग की लिस्ट बनाई। तो इन्होंने क्या किया, लैटिन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना शुरू किया और कहा नॉर्मल लॉ। पता है पहले के समय में क्या होता था, अलग अलग लैंग्वेजेस होती थी, डिफिकल्ट लैंग्वेज को आम जनता के लिए आसान बनाया जाता था। जैसे आज भी होता है, राइटर एक अलग ही खतरनाक राइटिंग में लिखता है, टीचर उसको एक्सप्लेन करके इजी लैंग्वेज में बताती है, ये देखो वर्ड मीनिंग। पहले भी ऐसे ही होता था। तो खतरनाक बाइबल के टेक्स्ट को उनको इजी लैंग्वेज में बनाया गया ताकि इंसान, आम जनता उनको पढ़ सके और सीख सके। और पहले पढ़ने का मतलब क्या होता था, बाइबल पढ़ो, यही पढ़ने का मतलब होता था। ये सीख लिया तो सब आ गया, है ना। कोई साइंस और ये सब थोड़ी था, ये तो बाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में आया है कि ये डिस्कवरी, वो डिस्कवरी, इसका सिद्धांत, उसका। ये न्यूटन थे ही नहीं उस समय पर, तो कौन पढ़ाता साइंस तुमको? कोई नहीं पढ़ाता। ये तो बाद में पैदा हुए हैं बेटा, और इन्होंने फिर साइंस के रूल बनाया, वो अब हम पढ़ रहे हैं। 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, है ना, डिस्कवरीज हुई, किसने किसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका बना। तो ये पहले नहीं था, ये बाद में आया। चलिए, so many of the following words existed today are borrowed from Latin and related to religion, heaven, hell, God, gospel, Easter, sin, altar, abbot, arms, angel, mass, nun, priest, etc. अब आप ये सारे वर्ड्स याद तो करोगे नहीं, जाहिर सी बात है, तो बस आप इनको पढ़ लो। गलती से कोई क्वेश्चन आ गया और दिमाग में सेट हो गया तो तुक्का लगाया ना, नहीं तो मैं पढ़ने को आपको ये नहीं कहूंगी। अदर वर्ड्स रिलेटेड टू लर्निंग, साइंस, मेडिसिन आर हिस्ट्री, ग्रामेटिकल, मास्टर, पेपर, स्कूल, वर्ड्स, मीटर, एंकर, क्यूकम्बर, लिली, कैंडल, प्लांट, टाइगर एंड सो ऑन। ये सारे वर्ड्स लैटिन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ऐड हुए हैं लैटिन वर्ड से, ठीक है। यहां तक क्लियर सीसी? ठीक है, याद नहीं करना है कुछ भी, मैंने आपको बस इतना बताया है, ये शब्द हैं यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज के ऊपर। इसका हमारे ओल्ड इंग्लिश पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे जैसे हेडिंग यहाँ है ना, ऐसी मिडिल इंग्लिश में भी हेडिंग्स यही आएंगी, फिर न्यू इंग्लिश में भी हेडिंग्स ऐसे ही आएंगी कि कौन सी लैंग्वेज का प्रभाव हमें कैसे पड़ा। चलिए,
द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लिश केम एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स। तो दूसरा मेजर लैंग्वेज अगर हम कहें, क्या लिखा है यहाँ पे, लिंग्विस्टिक इन्वेजन, मतलब कि भाषा के आधार पर आक्रमण किया गया इंग्लिश पर, और उसका रिजल्ट था स्कैंडिनेवियन अटैक, मतलब इस लैंग्वेज ने हम पे अटैक किया, इंग्लैंड पर अटैक किया, इंग्लिश पर अटैक किया। दे वर द जर्मैनिक इनहेबिटेंट्स, ये लोग कौन थे बेटा, जर्मैनिक इनहेबिटेंट्स थे, बिल्कुल ये सारी जर्मन ट्राइब ही थी, क्योंकि उस समय पे जर्मन बहुत बड़ी कंट्री मतलब एरिया हुआ करता था। तो नॉर्वे के लोग थे ये लोग, जो स्कैंडिनेवियन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्वे में रहा करते थे, स्वीडन में रहा करते थे और डेनमार्क में। अगर आपने भारत का नक्शा, सॉरी विश्व का नक्शा देखा है, तो ऊपर से ना 3 ऐसे करके निकल के आते हैं कंट्रीज, ये तीनों स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क होते हैं। देखिए आपने बिल्कुल ऊपर की साइड मिलेंगे, नॉर्थ में आपको, यूरोप के ऊपर। तो इनको हम लोग स्कैंडिनेवियन कहते थे, जर्मैनिक ट्राइब्स हुआ करती थी। तो यहां से स्कैंडिनेवियन इंग्लिश में घुसी, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से। हु एज वन टाइम नेबर्स ऑफ एंग्लो सेक्सन, तो एक समय पर 5वीं सेंचुरी में ये एंग्लो सेक्सन का नेबर ही थे, है ना, यूरोप में। तो वहीं से इनकी दोस्ती बढ़ी, आपस में शब्द मिले, और स्कैंडिनेवियन के जो शब्द हैं वो ओल्ड इंग्लिश में आ गए। दे वर क्लोजली रिलेटेड टू देम इन ब्लड एंड लैंग्वेज। ब्लड एंड लैंग्वेज मतलब आसपास में शादियां भी हो जाती थी, तो साथ में इनकी जीन्स भी मिक्स हो गए, ब्लड भी मिक्स हो गया, लैंग्वेजेस भी मिक्स हो गई। These daring seafaring people were called Vikings. इनको वाइकिंग्स कहा करते थे। अब क्वेश्चन आता है, वाइकिंग्स कौन थे? नॉर्वे, डेनमार्क, स्कॉटलैंड में रहने वाले वो लोग जो स्कैंडिनेवियन बोला करते थे, उनको वाइकिंग्स कहा जाता था, और ये एंग्लो सेक्सन्स के ऑलमोस्ट रिलेटिव्स ही थे। सी लाइन समझ में आई? थोड़ा बोरिंग हो गया क्या, ज्यादा हो गया क्या? मतलब अब इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें तो वैसे भी बहुत कम कम लिखा है। असली में जब आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो इससे भी ज्यादा पढ़ने को मिलता है। अभी तक देखो जूट्स का तो नाम ही नहीं आया, जबकि मैं आपको जूट्स बता रखी हूँ, बहुत ही फेमस लोग थे। तो सोचो पता नहीं क्या ही क्या पढ़ने को आता होगा। तो ठीक लग रहा है या बोर हो रहे हो, बोलो? ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी मैं बहुत इसको आपको एसोसिएट कर करके बता रही हूँ। तो वाइकिंग्स कौन थे? नॉर्वे, डेनमार्क, स्कॉटलैंड के वो लोग, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉट स्कॉटलैंड, है ना, स्कॉटलैंड से तो स्कॉट्स आए थे जो ट्राइब्स थे। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के वो लोग जो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोलते थे, उनको वाइकिंग्स कहा जाता था, और वो एंग्लो सेक्सन्स के मित्र या रिलेटिव्स ही थे। वाइकिंग एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी। तो ये वाइकिंग एज मतलब ये लोग बड़े फेमस हुए थे कब? 8 से लेके 11वीं सेंचुरी तक, मतलब कि वही 1066 से पहले पहले, इससे पहले पहले की बात हो रही है। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से? द रिजल्ट ऑफ 2 सेंचुरीज ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट। 2 सेंचुरी मतलब कि 200 साल तक ये दोनों लैंग्वेजेस एक दूसरे के टच में रही, क्लोज कॉन्टेक्ट रहा इन दोनों लैंग्वेजेस का। कितने समय के लिए बेटा? 2 सेंचुरीज, 200 साल तक के लिए। विद द स्कैंडिनेवियंस हैड एन अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज। तो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज का इफेक्ट किस पर बहुत ज्यादा पड़ा? अनअवॉइडेबल, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। साथ में खाओगे, साथ में रहोगे, साथ में शादियां करोगे आसपास के लोगों से, तो लैंग्वेज तो मिक्स होगी ही होगी। तो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश में मिक्स हो जाती है, और उससे बनती है आपकी ओल्ड इंग्लिश उस समय की, जिसमें शब्द कौन कौन से थे? दिस इन्फ्लुएंस वाज नॉट इमीडिएटली अपेरेंट बिकॉज ऑफ द हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स, एंड देखो डेन्स भी हैं, एंग्लो सेक्शंस भी हैं, ये बहुत अलग अलग तरीके की ट्राइब थी उस समय पर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी पीसफुल कोएग्जिस्टिंग prevailed and many Danish words entered English. कुछ डानिश वर्ड्स भी एंटर हुए which were very basic in nature, जैसे कि these words entered through everyday interaction. everyday जब बातें करते हैं तब। अब एंटर कैसे होता है? गेट खोला और एंटर हुए? नहीं, आपस में जब बातें करते हैं तो हम 2-4 शब्द सीख ही जाते हैं। अब आपके साथ में मान लो कि फ्रेंच आपके स्कूल में पढ़ने आ जाए, है ना, फ्रेंच बच्चा, तो वो फ्रेंच के जो शब्द बोलेगा आपको थोड़े बहुत तो आ ही जाएंगे, है, कॉमा सावा, सावा भी मर्सी। जर्मन आएगा, आप बोलेंगे इश्बिन निधि, मेरे को भी आते हैं देखो ये शब्द, इश्बिन निधि गुप्ता, राइट। तो कुछ शब्द आपको वैसी, कॉमा सावा, हाउ यू, वैसे ही आ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द एंटर कर जाते हैं, जैसे कि बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, एग, फेलो, गैप, गिव, गेट, गैस, हार्बर, हिट, हिल, इल, किड, नाइफ, लेग, लो। मीक माने कमजोर, म्यूक, ऑड, रेस, रेज, रूट, रॉटन, स्केर, ये दानिश शब्द है सारे के सारे। ठीक है, छोड़ दो।
Apart from this, Scandinavian borrowing are found in familiar name and place names. कुछ family names और place names में भी Scandinavian words आपको दिखेंगे. It is interesting to notice that the Scandinavian words were not restricted to noun, verb or adjective. पार्ट्स ऑफ स्पीच उस समय पर भी थी. देखो, नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव्स में स्कैंडिनेवियन वर्ड्स तो थे ही. इसके अलावा स्ट्रक्चर्स, वर्ड लाइक प्रेपोजिशन और कंजक्शंस के अंदर भी स्कैंडिनेवियन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था. एंड अदर फॉर्म्स सच एज प्रोनाउन और एडवर्ब में भी होता था. उस समय पर ये सब था. देखो, सो वर फ्रीली बोरोड देयर. सो थ्री ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउन. देखो, प्रोनाउन, हेलो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनके यहाँ पे बोले जाते थे हाई, हायरा एंड हिम, जिसमें से हिम हम आज भी बोलते हैं और हाई और हायरा हमारा चेंज हो चुका है. वर रिप्लेस्ड बाय देयर दानिश काउंटर पार्ट्स दे, देयर, देम. और देन डानिश है ये, दे, देयर, देम, देम. डानिश, डेंस लोगों की बोली गई लैंग्वेज के प्रोनाउन है. तो पहले हुआ करता था हाई, हायर, हाइम, उसके बाद में हो गया दे, देयर, देम. ऐसे करके बहुत इंग्लिश में चेंजेस आते गए. Words like both, same, aloft, seemly, to, till, fro, through are also Scandinavian. स्पेलिंग गलत लिखी है, in origin. ठीक है. But the most remarkable borrowing is are. Scandinavia से कौन सा शब्द लिया है? are. The plural form of the most basic verb in English, to be. आपको पता है ना, to be का जो plural form होता है वो are है. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो बच्चे are बोलते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये स्कैंडिनेविया शब्द से लिया गया है. Thus the Scandinavian influence on Old English extended beyond the vocabulary to touch the grammatical system as well. तो खाली शब्द ही नहीं, ग्रामर भी ली गई है स्कैंडिनेविया लैंग्वेज से ओल्ड इंग्लिश में. आप में से कोई बच्चा है जिसको ये पढ़ के कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो चैट सेक्शन में इंटरेस्टिंग लिखेंगे, और आपको लग रहा है मैडम क्या ही बकवास है तो बोरिंग लिखेंगे. मुझे भी तो आपकी ख्वाहिशें और आपकी फीलिंग्स जानने का पूरा हक है, तो मैं भी डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज, लिटरेचर इसको समझना प्रेफर कर रहे हैं. चलिए, वैसे भी खत्म, ऑलमोस्ट डन. अब बस आपकी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर रह गई है, उसके बाद में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. बस हम ये जानना चाहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में कौन कौन सी लिटरेचर थी जो उस समय पर बोली जाती थी. देखो, लास्ट है, ठीक है, लास्ट है. बस ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज लिटरेचर हमारे पास है. और ये थोड़ा याद करने की चीज है, ये याद करना पड़ेगा, नोट्स बना लीजिए. अब आज की पहली क्लास है, बाद में पहले वाले क्लासेस देखेंगे पढ़ेंगे. अरे बाबा रे, पहली क्लास है तो क्या ही पढ़ोगे तुम आज. पहली क्लास, ऐसी क्लास तुम पहली ले रहे हो जिसमें तुम सच में कुछ नहीं पढ़ सकते. बहुत खतरनाक क्लास है आज की. जाइए पहली पढ़ के आइएगा, ठीक है. चलिए, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके की लैंग्वेज लिटरेचर आपको देखने को मिलेगी. पहली होगी आपकी विच वॉज अनडाउटेडली ब्रॉट बाई द जर्मेनिक ट्राइब्स. जर्मेनिक ट्राइब्स एंग्लो सेक्शन जब आए थे तो ये अपने साथ लेकर आए थे व्हेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड, जब इन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया. एंड इज प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रेडिशन. और ये ओरल ट्रेडिशन में थी. ओरल ट्रेडिशन क्या होती है? नानी दादी की कहानियां, जो नानी को नानी की नानी ने सुनाई होगी, नानी की नानी ने सुनाई होगी, और अब तुम अपने बच्चों को सुनाओगे. होता है ना, गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा होता है. दादा दादी भी दादाजी भी सुनाते हैं, नाना जी भी सुनाते हैं. तो कहने का मतलब है, देखो मैं अपनी दादी से बहुत कहानियां सुनकर आई हूँ, तो हो सकता है कि अब मैं अपने बच्चों को कोई नहीं सुनाता, दादी को ही सुनाता है, मतलब पोतियों को ही सुनाता है, क्योंकि अपने समय में बहुत बिजी होते हैं, वे बूढ़े हो जाते हैं तो कहानी सुनने के लिए फ्री हो जाते हैं. तो कहने का मतलब है कि इसको ओरल ट्रेडिशन कहते हैं, मतलब कि जो सुना वो सामने सुनाना. एक राजा था, मेरी दादी बोलती थी, एक राजा था और उसकी 7 रानियां थी. एक कहानी उन्होंने मुझे सुना रखी है, वो मुझे आज भी याद है, और वो तोतला राजा था. तो बड़ी फनी स्टोरी हुआ करती थी वो. तो ऐसे इसको कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, जो जर्मेनिक ट्राइब्स अपने साथ लेकर आएंगे. दूसरा, सेकंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग्स, पोएम्स, रिलीजियस राइटिंग्स फाउंड इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? पहली कॉपी जो हाथ से लिखी जाती है. जैसे मान लीजिए मैं कोई पोएम लिख रही हूँ तो पहले मैं हाथ से लिखूंगी, उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. अब इस मैन्यूस्क्रिप्ट को मैं पब्लिशर को दूंगी, भाई तू इसकी 1 लाख कॉपी बना दे. असली मैन्यूस्क्रिप्ट तो मेरे पास है, वो तो क्या थी? कॉपी, पब्लिश्ड कॉपीज. तो पहली जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है वो हमारे पास में सॉन्ग, पोएम और रिलीजियस राइटिंग्स की मिलेंगी, जो जिनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको मिल सकते हैं. जैसे पुराने जो राइटर्स होते थे ना, उनके लिखे हुए हाथों के प्ले के मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे कि शेक्सपियर आज भी लाइब्रेरीज में रखे हुए हैं. तो आप वहां जाएं और शेक्सपियर की राइटिंग देखें. कभी आपको यूरोप जाने को मिले तो आप देखें कि शेक्सपियर ने अपने हाथों से पूरा प्ले लिख रखा है, क्योंकि पहले तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का भी बड़ा दिक्कत होता, तो हाथों से लिखनी पड़ती थी. और लैपटॉप और टाइपिंग तो भूल ही जाओ, बहुत पुरानी बात हो गई. ठीक है,
सो व्हेन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड, इन सभी चीजों को यूज किया गया। अनफॉर्चुनेटली ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री हैज सर्वाइव्ड एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग। तो हमारे पास में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो किस किस की अवेलेबल है? एक तो बीवुल्फ की है बेटा, MS माने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है। दूसरा है द जियोनियस नाम से, इसकी भी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है। फिर एक बुक थी द एक्स्टर बुक के नाम से, ये भी हमारे पास में है। और फिर है हमारे पास में वर्सेली बुक। अच्छा, इससे MCQ आता है, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास में आज भी हैं। आप बोलेंगे बीवुल्फ, जीनियस, एक्स्टर बुक और वर्सेली बुक, याद रहेगा, ये आपको याद करना है, ये आपका MCQ आता है, ठीक है, 100% आता है। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड। फिर एक राजा आए बेटा, उनका नाम था किंग एल्फ्रेड। इन्होंने प्रजा के लिए बाइबल को ट्रांसलेट करके दिया। ही वॉज अ स्कॉलर, बहुत पढ़े लिखे थे, सोल्जर थे, लॉ जानते थे। ही गिव द गिवर एंड रूलर, रूलर तो थे ही, शासक तो थे ही, है ना। When he became king, जब ये राजा बने, there were not enough scholars to read the Latin service. लैटिन पढ़ने लोगों को आती नहीं थी, लैटिन की बुक्स को लोग पढ़ नहीं पाते थे, एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर को कोई पढ़ ही नहीं पाता था। अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर भी लैटिन में लिखी गई थी। सो किंग एल्फ्रेड ब्रॉट इन टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम अब्रॉड। इन्होंने अब्रॉड से, बाहर और कंट्रीज से टीचर्स बुलाए, स्कॉलर्स बुलाए, एंड ही हिमसेल्फ सेट, खुद बैठे और ट्रांसलेट किए मैनी ऑफ द वर्क्स ऑफ लैटिन इनटू वेस्ट सेक्शन इंक्लूडिंग बीड्स हिस्ट्री। एक बीड नाम के बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी। सोचो क्या हिस्ट्री लिखी होगी, 800-900 शताब्दी की बात है, 8th और 9th सेंचुरी की बात है, तब इन्होंने और पुरानी हिस्ट्री लिखी थी, है ना। तो उस हिस्ट्री को इन्होंने लिखा था लैटिन लैंग्वेज में। इन्होंने, किंग एल्फ्रेड ने बाहर के टीचर्स को बुलाकर लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराए ये सारी चीजें। इसको वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट उस समय पर बोला जाता था। द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाई एल्फ्रेड वॉज द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। नंबर 1, इन्होंने किस चीज को ट्रांसलेट कराया था? एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। अब एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल क्या हो गया कि जब एंग्लो सेक्सन आए, इन्होंने 449 से लेके 1066 तक राज किया। अब आप में से किसी ने पूछा नहीं कि मैडम इनका राजा कौन था? कोई एक ही पर्सन 600 साल तो नहीं जिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ होगा? हर 50 साल पे राजा बदले होंगे, उसी को कहते हैं क्रॉनिकल। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, जैसे हमारे भारत में क्रॉनिकल होते हैं ना, इस वंश के बाद ये वंश आया, इस वंश के बाद ये वंश आया, इस वंश के बाद ये वंश के 4 राजा बने, फिर दूसरे वंश ने जगह ले ली। ऐसे ही एंग्लो सेक्शंस की क्रॉनिकल्स थी जिसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। दिस बुक इज द फर्स्ट ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश की पहली प्रोज इसको कहा जाता है, एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन नेशन इन इट्स ओन लैंग्वेज। और हिस्ट्री अगर आप देखना चाहें यूरोप की, तो यही पहली किताब है जिसमें आपको एंग्लो सेक्शन से हिस्ट्री पता चलेगी। जैसे हम अपनी भारत की प्राचीन पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो पहला राजा बना वो कौन था? चोल वंश, शुंग वंश, ये पुष्य वंश, पता नहीं कौन कौन से वंश, बहुत सारे है ना, सातवाहन वंश, बहुत सारे सतवाहन, बहुत सारे वंश आए हैं मुगलों के आने से पहले। तो ये क्रोनोलॉजी होती है, या फिर क्रॉनिकल्स भी कह सकते हो। तो इंग्लैंड की क्रॉनिकल्स इन्होंने एल्फ्रेड किंग ने बनवाई थी बीड की हिस्ट्री के अंदर से निकाल के। बीड की हिस्ट्री कौन है? बीड नाम के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने हिस्ट्री की किताब लिखी थी उसमें से। द ईयर 1066 खत्म बेटा, खत्म। 1066 मार्क द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। 1066 में ओल्ड इंग्लिश खत्म हो जाएगी। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस। अब इंग्लैंड कॉलोनी बन गई थी फ्रांस की, क्योंकि ये जो राजा थे वो फ्रांस से आए थे। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट। अब किंग के दरबार में इंग्लैंड में फ्रेंच बोली जाने लगी, इंग्लिश खत्म होती जा रही थी। जस्टिस, गवर्नेंस, एजुकेशन, हर जगह फ्रेंच का बोलबाला हो गया था। द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीक अमंग द अपर क्लास इज इन इंग्लैंड वॉज फ्रेंच। तो होता क्या था? अपर क्लास फ्रेंच बोलता था, लोअर क्लास इंग्लिश बोलता था। अब आप एक बात बताना, सुनने में कैसी लग रही है ये वाली बात? थोड़ी अजीब सी, अटपटी सी है? सही है मैडम, ऐसी तो होता है कि अपर क्लास के लोग फ्रेंच बोलेंगे और लोअर क्लास के लोग इंग्लिश बोलेंगे। कैसा लग रहा है सुनने में? थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये कुछ अजीब नहीं है, ऐसे ही होता है। अब आप आज के समय की बात करो, हमारे भारत में जो पढ़े लिखे, पैसे वाले, अपर क्लास, हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं आपस में? अंग्रेजी। और जो
सादा आदमी है, मजदूर है, दिहाड़ी पे काम करता है, वो किस लैंग्वेज में बात करता है? हिंदी। तो सेम हमारे यहाँ भी होता है, सेम हमारे यहाँ भी होता है। अपर जो क्लास है वो इंग्लिश में बात करती है, जो लोअर क्लास है वो हिंदी में बात करती है। इनके यहाँ पे भी यही था, अपर जो लोग हैं वो फ्रेंच में बात करते थे, लोअर जो लैंग्वेज वो इंग्लिश में बात करते थे। तो ये लैंग्वेजेस ही तो हैं, चाहे फ्रेंच हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सब एक ही तो है। हमारे लिए तो हुआ लगती है, लेकिन है तो लैंग्वेज, है ना? जैसी हिंदी वैसी इंग्लिश, वैसी फ्रेंच वैसी लैटिन। So the Normans had no interest in developing and patronizing a language such as English. Normans कौन थे? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यही लोग थे, फ्रेंच वाले। कहते थे है इंग्लिश हमें नहीं पढ़नी, ना हमें इसको पैट्रोनाइज करना, मतलब हम नहीं चाहते कि हम इसे सीखें, अपना बनाएं, इसमें अपने आप को घुसाएं, अपनी लैंग्वेज में इसको फ्रेंच में इंग्लिश घुसाएं, ना ना ना, बोले हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट पैट्रोनेज इंग्लिश लिटरेसी राइटिंग ऑलमोस्ट केम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल माने रुक जाना। तो क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच का बोलबाला हो गया था, इंग्लैंड में इंग्लिश कहीं थम सी गई, रुक सी गई, ठहर सी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंग्लिश रुक जाएगी, लेकिन फिर शुरू होगा। फिर शुरू होगा कब? जब मिडिल इंग्लिश आएगी तब। हाउएवर इट कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। मासेस होते हैं बेटा कॉमन पीपल। मास कौन होता है? कॉमन पीपल में तो आज भी बोली जा रही थी, कोर्ट में, हायर क्लासेस में नहीं बोली जा रही थी, लेकिन कॉमन पीपल आज भी बोल रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द क्लोज इंटरेक्शन एंड इंटर मैरिजेस। अब इंटर मैरिज होने लगी किस किस में? भाई जो साथ रहते हैं सब में इंटर मैरिज होती है, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे रशियन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, इनमें भी होने लगी। इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग फ्रेंच। धीरे धीरे इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा थे, क्योंकि कॉमन लोग ज्यादा होते हैं, हायर क्लास कम होती है। भाई आप मिडिल और कॉमन, मिडिल क्लास और हायर क्लास इन द होम सबसे ज्यादा कौन मिलेगा आपको? मिडिल क्लास ज्यादा मिलेगा। हायर क्लास तो गिने चुने मुट्ठी भर क्रीम लेयर होती है। कुल मिला के फ्रेंच फिर धीरे धीरे रिप्लेस होने लगी इंग्लिश से। फर्स्ट इन द होम्स, पहले घरों में फ्रेंच की जगह इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल होने लगे। लेटर इन द ऑफिसेस, फिर ऑफिसेस में भी इंग्लिश ज्यादा यूज होने लगी। आसान थी शायद इसीलिए। अब आप बोलोगे मैम इंग्लिश आसान थी क्या बात कर रहे हो फ्रेंच से आसान इंग्लिश है, इंग्लिश से आसान हिंदी है। द चिल्ड्रन ऑफ द नोबिलिटी स्पोक इंग्लिश एज देयर मदर टंग। अब नोबिलिटी माने श्रेष्ठ लोगों के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी इंग्लिश बोलने लगे, उनकी मदर टंग भी अब इंग्लिश हो गई, धीरे धीरे मिक्स हो गई इंग्लिश। एंड हैड टू बी टॉट फ्रेंच इन स्कूल। उनको स्पेशली फ्रेंच सिखानी पड़ती थी कि भाई मेरे बच्चे को तो फ्रेंच आती नहीं है, इसको सिखाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के समय में पेरेंट्स कहते हैं मैडम थोड़ा बच्चे को इंग्लिश सिखाओ ना, हम तो हिंदी बोलते थे तो ये भी हिंदी बोल रहा है, थोड़ा दिखाओ ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराओ ना इंग्लिश। तो वहां के लोग ऐसे इंग्लैंड के बोलते थे मैडम घर में इंग्लिश है तो ये भी इंग्लिश बोल रहा है, मैडम इसको फ्रेंच सिखाओ ना प्लीज, ऐसे करके होता था। दस द इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव्ड एंड आउटस्लॉट ऑफ द फ्रेंच रूलर्स। तो फ्रेंच रूलर्स के इतना धिक्कार करने के बाद भी इंग्लिश सर्वाइव करी, आगे बढ़ी, रुकी रही। मोरोवर इंग्लैंड वॉज रिस्टोर्ड टू इंग्लिश किंग्स विद इन 150 ईयर्स ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के 150 साल बाद फिर से इंग्लिश यूरोपियंस ने, इंग्लिश किंग्स ने अपना फिर से हक जमा लिया, है ना। ये आपके जो विलियम द कॉन्करर आए थे ना, इनके बाद से ही तुरंत फिर से इंग्लिश लोग, ये फ्रेंच थे तो ये फ्रेंच गद्दी लेकर आए थे, फ्रेंच का सारा माइंडसेट लेकर आए थे, पर इसके कुछ समय बाद इनको हटा दिया गया और इंग्लिश किंग्स पैदा हुए। इंग्लिश किंग्स जो यूरोप के थे, ब्रिटेन के थे, और उन्होंने फिर इंग्लिश की जो शुरुआत की है उसके तो क्या ही कहने। और फिर तब से जो इंग्लिश बनी वो आज तक नहीं रुकी, और आज वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इंग्लिश को बोला जाता है। डन डन है, डन डन, खत्म कर दिया भाई मैंने चैप्टर। 4 मिनट बचे हैं, चलो एमसीक्यू करते हैं। ये आप कर लेना, यहां से शुरू कर रहे हैं। What was the main impact of the Norman conquest on English language? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या प्रभाव पड़ा था? चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे लीव करेंगे, मुझे पता है आप करेंगे क्योंकि अब आपकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। जाने से पहले 101% एक बार रेटिंग जरूर दे के जाना सेशन की। चैप्टर बोरिंग था इस चीज की नहीं, मैंने आपको पढ़ाया और आपको समझ आया इस चीज की, ठीक है। जरूर से जरूर रेटिंग करेंगे। और ये जो है पोल शुरू मैंने आपके लिए कर दिया है। चलिए 5, हाँ अच्छा ये कह रहे हो बस कर दो। समझ गई समझ गई समझ गई। चलिए, सो इट इंट्रोड्यूस्ड लैटिन ग्रामर, जर्मन ग्रामर, इट सिंप्लीफाइज इंग्लिश, इट एनरिच्ड इंग्लिश वोकैबुलरी विद फ्रेंच वर्ड्स। ये आपका आंसर होगा, है ना। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कौन सी लैंग्वेज बढ़ गई थी? वेरी गुड। अरे बाप रे कितने सारे बच्चों ने, बेटा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच लैंग्वेज बढ़ गई थी, याद रखना, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी पढ़ी थी? फ्रेंच। चलो हमारे पास फिर भी 10 बच्चे तो आए गए। खुशी, रोशन, स्नेहा, वेरी गुड। फॉलोइंग इज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश।
नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच बढ़ी है, याद कर लो इसको, रोमन्स के टाइम पे लैटिन थी लड्डू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश? 4 हमने आपको सिखाए थे, वेस्ट सेक्सन, मर्सियन, कैंटिश, केल्टिक। कौन सी डायलेक्ट इंग्लिश की थी ही नहीं? ओल्ड इंग्लिश की डायलेक्ट की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको परसों कल पढ़ाई थी, ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट हैं जो हमारे पास में हैं। ये देखो, इससे एमसीक्यू पक्का आता है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बनाया है, ये आपकी पेपर में आएगा ही आएगा, आपके पेपर में ये आएगा ही आएगा। कहाँ है हमारे पास? ये देखो, कैंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन और वेस्ट सेक्सन। तो सेल्टिक वहां पे गलत लिखा हुआ है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिखा दिया मैंने आपको ताकि आपको ये ना लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है मैडम। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? डी। स्टार्ट नहीं किया मैंने पोल, ओहो अरे यार सॉरी, कोई नहीं, आप फटाफट से लगा। ये लीजिए भाई साहब, डी वाले बच्चे 87%, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेन डायलेक्ट्स डिड ओल्ड इंग्लिश हैव? कितने डायलेक्ट्स ओल्ड इंग्लिश के बने थे? बताइए, कौन बताएगा? कितने डायलेक्ट्स बनाए गए थे ओल्ड इंग्लिश के? अरे यार सॉरी, फिर भूल गई मैं। 4 डायलेक्ट 4 जगहों पर बोले जाते थे। 0 मिनट लेफ्ट है ना? कौन कौन से हैं? अभी हमने 4 जो प्रैक्टिस किए थे, डायलेक्ट भी हमारे पास में 4 होंगे। चलिए जी, सो मेजरली स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। आदर्श बताया था ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो स्टार्ट, कौन से कैरेक्टर्स थे यूनिक कैरेक्टर्स के अंदर? इनकी विशेषताएं क्या थी? कर्व्ड एंड डेकोरेटिव थे? नहीं। एंगुलर एंड स्ट्रेट लाइंस थे? रिटन ओनली इन इंक? नहीं। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन? स्ट्रेट शार्प लाइंस होती थी जिसके अंदर कोई कर्व नहीं हुआ करते थे, राइट? विल बी द करेक्ट आंसर। आ रही हूँ मैं, मेरे बच्चों में जा रही हूँ। मैं एक्चुअली चाह नहीं रही थी कि अब आज लेट हो गई ना क्लास, इसी वजह से मैं कंटिन्यू मैं सोच रही हूँ अब करा ही दूँ। चलिए, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 69% स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली आंसर रौनक, यूनिक, रौनक ऐसे तो दिमाग बहुत चलता है मेरा फालतू की चीजों लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर यूनिक कैरेक्टर्स एंगुलर इन शेप? व्हाई वर दे एंगुलर इन शेप? एंगुलर इन शेप क्यों थे? इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, क्यों थे भाई? टू फिट इन स्क्रोल? नहीं। टू इजी कार्विंग ऑन वुड एंड स्टोन? दिस कैन बी द आंसर। टू लुक ब्यूटीफुल? नो। टू फॉलो रोमन डिजाइंस? आई थिंक दिस वुड बी द आंसर, क्योंकि इनको कार्विंग करनी होती थी उस समय पर, समझ रहे हो ना? तो कार्विंग तभी पॉसिबल थी जब वो सीधे सीधे होते, गोल गोल कार्विंग बड़ी आसान नहीं होती। तो बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, तो हम बी लगाएंगे इसको। चलो बहुत बढ़िया। ऑल राइट देन, सो विद दिस यू विल हैव द एंटायर कंटेंट विद यू। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, आप देख लीजिएगा एक बार। होमवर्क में मैंने आपको एक ब्रीफ नोट ओल्ड इंग्लिश के ऊपर लिखने को दिया है, जहां तक मैं समझती हूँ आप सब लोग कर लेंगे।